सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। आलू ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो। यह कहानी है समतापुर गांव की, जो पहाड़ियों के चारों ओर से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीबी और संघर्ष का सामना कर रहे थे। यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। वे अपना पेट मजदूरी और थोड़ी सी खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। हर साल ठंड के मौसम में इस गांव के लोग बर्फीली हवाओं से जूझते थे। इसी गांव में श्यामू अपनी पत्नी सुलेखा के साथ हंसी खुशी रहता था। श्यामू की पत्नी एक बुद्धिमान और सहनशील महिला थी। सुलेखा बाहर चल रही सर्द हवाओं से यूं लग रहा है जैसे इस बार सर्दियां बहुत कहर ठाने वाली हैं। हमें सर्दियों से बचने के लिए इंतजाम करना होगा, ताकि समय आने पर हमें परेशानी ना हो। गरीब इंसान की यही चिंता होती है। सही कहा आपने। इस साल हमें हर साल से ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें जल्द ही गर्म कपड़ों और कंबल का इंतजाम करना होगा। और हाँ, सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा करनी होगी, वरना जाड़ा काटना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा आपने। जाड़ा अपने साथ गरीबों के लिए चिंता लेकर आता है। तुम चिंता मत करो सुलेखा, मैं जल्द ही फसल बाजार में बेच आऊंगा और मेरे द्वारा बनाई गई घास से बनी टोकरियों को भी बाजार में बेचकर पैसा इकट्ठा कर लूंगा और मुनाफे से जो पैसे बचेंगे उनसे इंतजाम हो जाएगा। बच्चों और माँ के लिए सर्दी के कपड़े और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। सर्दियों की शुरुआत थी। समतापुर में ठंडी हवाएं बह रही थी और लोग धीरे धीरे आग और कंबल की तैयारी कर रहे थे। इस बार ठंड पिछले वर्षों से अधिक कठोर थी। गांव के लोगों ने सोचा कि यह ठंड असामान्य है। अरे रामू काका, इस बार की ठंड ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। और तो और रात में भी बहुत ठंड लगती है। कंबल आदि तो कुछ काम भी नहीं करते। ऊपर से यह बरसात और कोहरा बर्फ है, सबसे घिरा हुआ हूँ तो बहुत ठंड लगती है। हाँ, तुम ठीक कर रहे हो कालू। पता नहीं इस बार क्या ठंड करेगी हमारे साथ। और हम लोग तो इतने गरीब हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान ने हम लोगों को ही ठंड बनाई, हमारे लिए तो पैसा खाने के लिए भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। श्यामू का परिवार भी ठंड से बचने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ जी, आपने टोकरी बेच दी? कितनी मेहनत लगती है। सारा दिन आप बैठकर जब वह टोकरियां बनाते हैं,
घास के नोकी और धारदार हिस्से से हाथों पर चोट भी आ जाती है। मजदूर इंसान को तो बस इतनी मेहनत के पैसे मिल जाएं, इतना ही काफी होता है। फसल और टोकरी के कितने पैसे मिले इस बार? हमें फसल और टोकरी से कुछ अधिक मुनाफा नहीं हुआ है। बाहर ठंड ही इतनी है कि इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहा था। बाजार में इतनी सर्द हवाएं चल रही थी, यूं लग रहा था बैठे बैठे ही बर्फ बन जाऊंगा। हम अब दिन कैसे काटेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुसीबतें तो जैसे हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा इंतजाम? हमारे पास पर्याप्त ईंधन नहीं है, ना ही इतने कपड़े हैं कि हम ठंड से बच सकें। यहाँ तक कि घर का अनाज भी खत्म होने आया है। इतनी ठंड में माँ और बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे? मौसम की मार ने तो हमारा जीवन कठिन कर दिया है। क्या होगा हमारा? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उनके पास ना पर्याप्त ईंधन था और ना ही खाने का सामान। श्यामू ने सोचा, इस बार ठंड को हराने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। सर्दी बढ़ती गई। गांव के कुछ लोग भी बीमार पड़ने लगे। सबसे पहली चुनौती श्यामू के पड़ोसी मोहन के घर आई, जहां उसकी छोटी बहन को तेज बुखार हो गया। मोहन श्यामू के पास मदद मांगने आया। भाई मेरी मदद करो, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। आप कृपया करके मेरी बहन को बचा लो। हमारे पास ना दवा है और ना ही डॉक्टर बुलाने के इतने पैसे। घबराओ मत मोहन, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। हम पड़ोसी हैं, हम ही अगर एक दूसरे के काम ना आ सके तो कौन आएगा? तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम आंगन में चलो, मैं अंदर से कंबल और जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। उम्मीद है उससे तुम्हारी मदद होगी। धन्यवाद श्यामू भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप जैसे पड़ोसी हो तो मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। सच में आप बहुत दयालु हैं। श्यामू ने अपने पास जो थोड़ी सी जड़ी बूटियां और गर्म कंबल थे वह मोहन को दे दिए। यह क्या किया आपने? कंबल और जड़ी बूटियां आपने मोहन को दे दी। अब हम क्या करेंगे? आप जानते हैं ना, हमारे पास ठंड के कपड़े नहीं हैं। हाँ सुलेखा, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहन की बहन को इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी। उसकी बहन बीमार है, उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं। हम अगर हमारे पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मदद करना तो ठीक है, पर हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ताकि हम ठंड से बच सकें। आपको नहीं लगता घर के हालात आपके सामने हैं? अब हम ठंड कैसे काटेंगे? ना ईंधन है, ना ही कंबल। अब हमारी मदद कौन करेगा? गांव के लोग मुखिया साहब के पास गए और मदद मांगी।
साहब, हमारे पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं है। इस साल फसल खराब होने के कारण हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम ईंधन का कोई इंतजाम करें। आप हमें लकड़ी या अनाज देकर हमारी मदद कीजिए। यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेहनत करो और अपनी तकदीर सुधारो। पूरे गांव में आप एक ही ऐसे इंसान हो जो हमारी मदद कर सकते हो। कृपया हम पर रहम करके हमारी मदद कीजिए। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया। अपना यह रोना धोना लेकर कहीं और जाओ। मेरे पास बहुत काम है। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुखिया की बात सुनकर लोग निराश होकर लौट गए। मुखिया साहब की बेटी सोनम इन घटनाओं को देख रही थी। वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वे मर गए, उन्हें कुछ हो गया तो हमारी संपत्ति किस काम की रहेगी? सोनम, तुम इन गरीबों के चक्कर में मत पड़ो। उन्हें अपनी समस्या खुद हल करनी पड़ेगी। अगर हम राह चलते लोगों की मदद करने लगे तो यह लोग हमें बर्बाद कर देंगे। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। पिताजी, वह अपनी समस्या लेकर आपके पास आए और आपने उन्हें खाली हाथ भेजकर अच्छा नहीं किया। हम छोटी मोटी मदद तो कर सकते हैं ना? तुम नहीं जानती इन गाँव वालों को। अपनी गरीबी का रोना रोकर यह हम जैसे अमीर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा, वह सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। अपने पिता की बात सुनकर भी सोनम गांव वालों के बारे में ही सोचती रही। उसने मन में ठान लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगी, चाहे उसके पिता नाराज क्यों ना हो। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली और इतनी ठंड बढ़ गई कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। श्यामू और उसके परिवार के पास केवल एक पुराना कंबल था जिसे वे सभी मिलकर ओढ़ते थे। उनके पास जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। गांव के अन्य लोग भी इसी परेशानी का सामना कर रहे थे। गांव के हर घर में यही स्थिति थी। लोग आग जलाने के लिए पेड़ों की शाखाएं काट कर ला रहे थे, लेकिन वह भी काफी नहीं थी। ठंड की वजह से छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे। श्यामू ने ठंड से बचने का उपाय ढूंढने की ठानी। वह जंगल में लकड़ी लेने गया। लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर की ठंड हवा में यूं जाना ठीक नहीं है। तुमने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। इस तरह से तुम बीमार हो सकते हो। इस तरह से ठंड में बाहर कौन जाना चाहता है?
लेकिन अगर मैंने जल्द जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया तो मेरा परिवार, उसका क्या होगा? वह तो ठंड से ही मर जाएगा। हमें अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है सुलेखा। उसकी पत्नी सुलेखा ने उसे रोका। श्यामू, इस ठंड में बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन रामू ने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हमारा परिवार ठंड से ही मर जाएगा। श्यामू ने किसी तरह लकड़ियां इकट्ठी की और वापस आया, लेकिन यह भी काफी नहीं थी। श्यामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर इस ठंड का सामना करना होगा। अगर हम इंतजाम करते रहे कि कोई हमारी मदद करेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम सब एकजुट मिलकर रहेंगे। हम सब एकजुट मिलकर काम करेंगे। गांव वालों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए। उन्होंने जंगल से लकड़ियां लाकर एक सामूहिक आग जलाने का निर्णय लिया। उन्होंने खाने पीने का सामान भी साझा करना शुरू किया। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, मोहन ने सोचा, अगर मैं मुखिया साहब के गोदाम से अनाज चुरा कर लाऊं तो मैं अपने परिवार को बचा सकता हूँ। मोहन चोरी के इरादे से मुखिया साहब के गोदाम में घुसा, लेकिन उसे पकड़ा गया। इस गांव में एक भी ईमानदार आदमी नहीं है। अब तो हरगिज मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। तुमने चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे मोहन से नाराज हो गए और कहा, तुमने हमारे प्रयास को बर्बाद कर दिया। श्यामू ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा, हम सब इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। मोहन भी हमारी तरह बहुत परेशान है। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। यूं इस तरह अपने परिवार को परेशानी में देखकर उसने चोरी करने का फैसला किया। वह वहां सिर्फ अनाज चुराने गया था, ना कि सोना चांदी। मैं मोहन को चोरी के लिए सही नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें उसके हालात समझने चाहिए। इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसे हालातों में फंस जाता है। हमें मोहन की स्थिति समझनी होगी। गांव वालों ने श्यामू की बातें सुनी और उसे समझा। पिताजी, गरीबों पर क्रूरता दिखाना हमारी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरी है। आप मोहन को माफ नहीं कर सकते। तुमने देखा नहीं, कल रात वह मोहन यहाँ चोरी करने आया था। मैं कहता था ना, तुमसे यह गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिताजी, अगर कोई व्यक्ति भूख के कारण चोरी करता है, यह उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इंसान के तौर पर हमारी हार है। हम अपने घरों में चैन से पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो भूखे सोते हैं। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। पेट भरना तो हर मनुष्य की जरूरत है, और मोहन ने अपने परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए चोरी की। मुझे लगता है आप क्रूरता दिखा रहे हैं। मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। वह इतने बेरहम नहीं हो सकते। आप ठंडे दिमाग से उसकी परिस्थिति को समझिए।
सोनम ने चोरी की सजा को रोकने के लिए अपने पिता से झगड़ा किया। सोनम ने मुखिया साहब के गोदाम से अनाज और लकड़ी ली और गांव वालों को गुपचुप तरीके से देना शुरू किया। ठंड ने अपनी चरम सीमा छू ली। कई घरों में आग नहीं थी और लोग बीमार हो रहे थे। श्यामू, सोनम और गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा आश्रय स्थल बनवाया जहां सभी लोग इकट्ठा होकर रह सकते थे। एक दिन श्यामू की मां ठंड से बीमार हो गई। यह देखकर श्यामू पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास की अंतिम लकड़ियां जलाकर अपनी मां को बचाने की कोशिश की। जब मुखिया साहब ने देखा कि ठंड ने उनकी हवेली तक को नहीं बख्शा, तो बार बार उनके सामने सोनम की कही बातें आने लगी। वह गहरी सोच में पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका घमंड गलत था। मुझे तुम सब माफ कर दो। घमंड में आकर मानो मैं अंधा हो गया था। यह सब मेरी बेटी सोनम की वजह से हुआ है। मुझ में आए हुए परिवर्तन के लिए सोनम ही जिम्मेदार है। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और गरीबों के प्रति मेरी सोच को बदला। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और गांव वालों की मदद की। गांव वालों की एकता, सोनम की दया और श्यामू का संघर्ष रंग लाया। ठंड खत्म हुई और समतापुर के लोग इस अनुभव से और मजबूत बनकर उभरे। मुश्किल समय में एकता सबसे बड़ा हथियार है। सहानुभूति और करुणा किसी भी समस्या को हल कर सकती है। घमंड हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है, जबकि दया और सहयोग से समाज का निर्माण होता है।